हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था देवदेव की परिकल्पना के आधार पर डेविसन जर्मन प्रयोग के द्वारा हमने द्रव्य की तरंग प्रकृति या द्रव्य की वेग प्रकृति को प्रूव किया था। आज हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। सिद्धांत के द्वारा क्या होता है, सुन लीजिए ध्यान से। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की किसी समय मतलब किसी भी टाइम पे जब भी अपन उसको ज्ञात कर रहे हैं, किसी क्षण किसी कण की स्थिति और संवेग का, स्थिति का मतलब होता है पोजीशन, जो स्थिर अवस्था में हो सकती है और गतिशील अवस्था में अलग अलग टाइम पर कण की गति हो सकती है। तो गति के समय उसकी स्थिति हो सकती है। तो किसी कण की स्थिति और उसके संवेग का, गतिशील कण संवेग भी होगा, किसी कण की स्थिति और उसके संवेग का एक साथ एक ही दिशा में, एक ही दिशा से मतलब जैसे एक्स डायरेक्शन में केवल एक साथ मतलब स्थिति भी ज्ञात कर लो और उसी क्षण पे संवेग भी ज्ञात कर लो। तो एक साथ एक ही दिशा में स्थिति और संवेग का पूर्ण यथार्थता से मापन किया जाना संभव नहीं है। यानी कि या तो स्थिति का मापन कर सकते हैं या फिर संवेग का मापन यथार्थता से कर सकते हैं। दोनों का एक साथ एक ही टाइम पर पूर्ण यथार्थता से मापन करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। मान लो एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, एक्स दिशा में कण की स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता। अनिश्चितता का तात्पर्य क्या है? यानी कण की स्थिति निश्चित नहीं है। डेल्टा एक्स से अपन इसको शो करेंगे। डेल्टा एक्स से इसलिए क्योंकि एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। अगर एक निश्चित स्थिति होती है तो एक्स की एक वैल्यू होती है। जैसे मान लो किसी की स्थिति 5 मीटर पे है तो निश्चित हो गई सर्टेन स्थिति। और अनसर्टेन मतलब जैसे मान लो 3 से और 7 के बीच में कहीं भी हो सकती है। तो 3 और 7 का डिफरेंस क्या है? डेल्टा एक्स। एक्स को 3 से 7 के बीच में एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। तो वो स्थिति में क्या कहलाएगी? अनिश्चितता। स्थिति में अनिश्चितता मान ली कितनी अपन ने? डेल्टा एक्स। और कण की संवेग में अनिश्चितता एक्स दिशा में ले रहे हैं डेल्टा पी एक्स। एक्स संकेत लगा दिया अपन ने। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स कितना है? इक्वल टू एच बार अपॉन 2। एच बार अपॉन 2। एच बार का मतलब क्या है? नियतांक है। एच बार इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। एच फलांग नियतांक है, इसका मान था 6.02 गुणा 10 की घात -36 और नीचे 2 पाई का मान 3.14, इसका भाग देंगे इसमें तो लगभग 1.054 गुणा 10 की घात -36 जूल सेकंड। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल है वो कभी भी एच बार बटे 2 से कम नहीं हो सकता। बराबर हो सकता है या इससे क्या होगा? ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। ये फिक्स वैल्यू है, इसको अपन अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। जो चिरसमा भौतिकी होती है
चिरसम्मत भौतिकी। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स जो अपन पढ़ते हैं, चिरसम्मत भौतिकी में H टेंड्स टू 0 माना जाता है, लगभग 0। इसका मतलब डेल्टा X डेल्टा Px लगभग 0। क्यों लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में अपन कण की स्थिति और संवेग को यथार्थता से ज्ञात कर सकते हैं और उनके भविष्य का पता लगा सकते हैं कि भविष्य में कण की स्थिति क्या होगी, संवेग क्या होगा, ये ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अपन तो चूंकि क्वांटम भौतिकी पढ़ रहे हैं, क्वांटम भौतिकी में H का मान नॉट इक्वल 0 नहीं है। 0 अगर नहीं है इसका मतलब डेल्टा X और डेल्टा Px का मान 0 नहीं है, तो इसकी स्थिति और संवेग का एक साथ यथार्थता पूर्वक मापन करना संभव नहीं है, ना ही उनके भविष्य का ज्ञान किया जा सकता है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में हमें हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है। अब इसी तरह से ये जरूरी नहीं है कि स्थिति और संवेग के लिए ही अनिश्चितता है, ऊर्जा और समय में भी अनिश्चितता दे सकते हैं। ऊर्जा और समय में अनिश्चितता, इसे मान लीजिए, माना ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा P, ऊर्जा में अनिश्चितता है डेल्टा P और समय में अनिश्चितता डेल्टा T। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी के तरह डेल्टा E और डेल्टा T का गुणनफल भी h/2 होगा। जैसे पर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, माना परमाणु की मूल कक्षा मतलब जो स्थायी कक्षा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा परिक्रमण करता है, वहां रहने का समय क्या होता है, अनंत समय तक रहता है वहां पे कण। तो यहाँ इस अनिश्चितता सिद्धांत को यहाँ अगर अपन अप्लाई करते हैं तो डेल्टा E इंटू डेल्टा T, वाला चिन्ह ले लें, h/2, डेल्टा E बराबर क्या हो गया, h/2 डेल्टा T, और डेल्टा T का मान क्या है, अनंत, और समथिंग बटे अनंत क्या होता है, 0। यानी ऊर्जा में अनिश्चितता 0, यानी कि अगर मूल कक्षा की बात करेंगे तो ऊर्जा में अनिश्चितता 0 होने का मतलब ऊर्जा निश्चित ज्ञान उसका किया जा सकता है, डेल्टा E 0 है। लेकिन उत्तेजित ऊर्जा स्तर जो होता है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जब वो परमाणु ऊर्जा लेके उसका इलेक्ट्रॉन बन जाता है निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जो जाता है, वहां रहने का समय कितना होता है, 10⁻⁸ सेकेंड। अपन जानते हैं परमाणु की उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने समय रहता है, 10⁻⁸ सेकेंड। तो डेल्टा E बराबर क्या होगा, h/2, डेल्टा T की जगह 10⁻⁸। h का मान क्या लिखाया, 1.05 गुना 10⁻⁻34 बटे 2 × 10⁻⁸। इसको हल करेंगे, 2 × 10, 2 × 4, 10 की घात कितनी हो गई, 34 में 4 ले लो 26। कितनी अनिश्चितता है ऊर्जा में, इसका मतलब ऊर्जा का निश्चित यथार्थ मापन संभव नहीं है। तो स्थिति संवेग की तरह ही ऊर्जा समय में क्या होगी, अनिश्चितता होगी। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन अब इसका अनुप्रयोग देखते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता
अनिश्चितता सिद्धांत का औचित्य क्या है पहले ही समझे। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का औचित्य, अनिश्चितता सिद्धांत का औचित्य, औचित्य मतलब इम्पोर्टेंस है, महत्ता कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है वो अपन समझ सकते हैं। तो जैसे देवरोगी परिकल्पना हमने पढ़ी है, द्रव्य की द्वैत प्रकृति के लिए हमने देवरोगी परिकल्पना पढ़ी है। उसके अकॉर्डिंग कोई द्रव्य कण जो होता है वो कण स्वरूप के अलावा तरंग स्वरूप भी प्रदर्शित करता है। यानी एक द्रव्य कण जो है कण होने के साथ साथ तरंग की तरह भी बिहेव करता है। इसको अपन पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी प्रकार हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत भी कण स्वरूप और तरंग स्वरूप दोनों को प्रदर्शित करता है। यानी कि तरंग स्वरूप और कण स्वरूप का जो पारस्परिक अध्ययन है उसको अपन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से समझा सकते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन तरंग पुंज का विवर्तन, किरण पुंज कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का विवर्तन। विवर्तन हमने पहले भी फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं, इसमें ऑप्टिक्स में पढ़ा है एकल स्लिट द्वारा विवर्तन, फ्राउनहोफर विवर्तन जो पढ़ा है 12th क्लास में भी पढ़ा है। उसमें विवर्तन में क्या ऑब्जर्वेशन होता है, विवर्तन में एक स्लिट होती है पतली, पहले प्रकाश की बात करें हम, क्योंकि ये अपन प्रूव कर चुके हैं कि प्रकाश जिस तरह से तरंग स्वरूप होता है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन किरण पुंज भी तरंग की तरह विवर्तन प्रदर्शित करता है। ये पिछली क्लास में अपन डेविसन जर्मर प्रयोग से प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर से मान लीजिए प्रकाश है, तरंगात्मक प्रकाश का, इसका विवर्तन हम देख चुके हैं। ये स्लिट की चौड़ाई क्या मानते हैं हम a, पर्दे पर जो इसका विवर्तन प्रतिबिंब विकसित होता है, एक केंद्रीय विशिष्ट मिलता है इस तरह से, एक यहाँ पे निर्मित दिखता है। ये फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं, याद करो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। यहाँ पे केंद्रीय विशिष्ट, यहाँ क्या आता है इंग्लिश, दोनों साइड में केंद्रित आते हैं। ये द्वितीय विशिष्ट आता है, जैसे यहाँ भी यह विशिष्ट है, ये केंद्रीय विशिष्ट होता है, केंद्रीय इसकी तीव्रता पर आई से दिखाते हैं। बाकी द्वितीय विशिष्टों की तीव्रता I0/22, I0/61 इस तरह से होती है। ये तो प्रकाश के लिए है विवर्तन, एकल स्लिट द्वारा या पतली झिल्ली द्वारा विवर्तन पढ़ा है कि नहीं फर्स्ट ईयर में ऑप्टिक्स में, वैसे ही विवर्तन यहाँ भी होता है। इसमें जो ब्रेक का नियम यूज करते हैं, पतांतर कितना आता है, इसमें पतांतर लेके यहाँ से लंब डाल दें 90 डिग्री, ये A बिंदु मान लो, ये B, ये C, और मान लो थीटा कोण से विवर्तित हुआ है ये कोण में कितना होता है थीटा, तो ये A लंबाई है, पतांतर का मतलब BC, पतांतर क्या होता है यहाँ पे BC, इसको ऐसे काट के डेल्टा से पथ का अंतर, यहाँ से दोनों के पथ सेम होते हैं, ये अंतर होता है BC के बराबर। पतांतर कैसे लिखते हैं, BC क्या है समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज में है ACB, ये आधार हो गया AC, ये लंब हो गया, ये कर्ण, लंब बराबर क्या लिखते हैं कर्ण साइन थीटा, कर्ण का मतलब AB साइन थीटा, यानी पतांतर हम लिखते हैं A साइन थीटा से। ये तो प्रकाश के लिए है। इसी तरह का विवर्तन किसके लिए विकसित होगा, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के लिए। यानी यहाँ तो अपने ये एकल स्लिट पे क्या बताया है प्रकाश, अगर प्रकाश की जगह क्या लें इलेक्ट्रॉन किरण पुंज लें, क्या लें इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, तो उसी तरह का विवर्तन यहाँ भी विकसित होगा। उसमें पतली स्लिट के रूप में अपन कोई झिल्ली ले सकते हैं,
पतली झिल्ली पारदर्शी झिल्ली इसके परमाणुओं के बीच की दूरी किसका काम करेगी? पतली स्लिट का। तो परमाणुओं के बीच की दूरी शर्त ये होती है विवर्तन के लिए जानते हैं लैम्डा लगभग बराबर ए मतलब चौड़ाई तरंगदैर्घ्य की, ये लगभग क्या होनी चाहिए? बराबर। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम कैटेगरी की होती है। इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य तो निकाली है कितनी? 8.27 एंगस्ट्रॉम कैटेगरी की होती है। स्लिट की चौड़ाई भी एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। तो एंगस्ट्रॉम तो परमाणुओं के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ अपन पतली स्लिट के रूप में, जैसे यहाँ तो पतली स्लिट कुछ भी ले सकते हैं प्रकाश के लिए, लेकिन अगर किसी प्रयोग को इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के लिए अपन ऑब्जर्व करना चाहते हैं, परीक्षित करना चाहते हैं, तो पतली स्लिट के रूप में अपन कोई पतली पारदर्शी झिल्ली ले सकते हैं। उस झिल्ली में परमाणुओं के बीच की दूरी को क्या मान सकते हैं? पतली स्लिट की तरह। तो उसका अगर अपन विवर्तन देखेंगे तो ये मान लीजिए उस पतली पारदर्शी झिल्ली में परमाणुओं के बीच की दूरी, इसको हम क्या मानेंगे? पतली स्लिट। और ये इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है जो प्रैक्टिकल हमने प्रकाश के लिए ऑब्जर्व किया, वो अब किसके लिए कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के लिए, यानी किरण को देख रहे हैं अपन। प्रकाश को ऊर्जा है विकिरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के लिए विवर्तन देखना चाहते हैं। ये चौड़ाई हम मान लेते हैं, स्थिति में अनिश्चितता के रूप में मान लो। वाई डायरेक्शन में है ये, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन इधर है, तो डेल्टा वाई के रूप में अपन ने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ से आकर के आउटपुट होगा, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता किसके बराबर हो जाएगी? इस स्लिट की चौड़ाई के बराबर। स्लिट की चौड़ाई क्या मान ली हमने? डेल्टा वाई। तो ये भी मान सकते हैं, लेकिन वाई इसलिए मानी कि स्थिति में अनिश्चितता के रूप में अपन इसी को लिखेंगे डेल्टा वाई। ठीक है। अब इसका जब हम पर्दे पर मतलब विवर्तन देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन सेम उसी तरह से होगा। जैसे यहाँ पे विवर्तन को निकालने के लिए देखिए थीटा 1 का ये प्लस थीटा और ये माइनस थीटा, और ये जो है जिस यहाँ पे दिखेगा उसी तरह का विवर्तन प्रतिरूप यहाँ भी ऑब्जर्व होगा। ये केंद्रीय रूप से, और ये क्या हो गया? हम केंद्रीय विशिष्ट हो गया। तो उसी तरह का यहाँ से भी ऑब्जर्वेशन दिखेगा। तो यहाँ से अपन ये समझ सकते हैं कि स्थिति में अनिश्चितता कितनी है। इस चित्र को देख के समझिए। ये चित्रकारी में लिखा है इलेक्ट्रॉन पुंज के लिए विवर्तन प्रतिरूप से उसी तरह का है। इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के लिए स्थिति में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के लिए स्थिति में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के लिए स्थिति में अनिश्चितता क्या लिखेंगे? डेल्टा वाई। स्थिति इस चौड़ाई के अंदर ही होगी, स्लिट की चौड़ाई के बीच में स्थिति में अनिश्चितता होगी डेल्टा वाई। और जो अशांतर होता है, अशांतर जो मैंने लिखा है ए साइन थीटा, ए की जगह कौन है यहाँ पे? डेल्टा वाई साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। एन बराबर 1 के लिए डेल्टा वाई साइन थीटा इक्वल टू हो गया लैम्डा। स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा वाई बराबर क्या होगी? लैम्डा अपॉन साइन थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 1 लिखते हैं। और फिर इसके बाद जब स्थिति में अनिश्चितता हो गई, अब संवेग में अनिश्चितता देखो वही वाई दिशा में, क्योंकि एक ही दिशा की बात करते हैं अपन हाइजेनबर्ग सिद्धांत में, एक ही दिशा की बात करते हैं। वाई दिशा में संवेग में अनिश्चितता, तो संवेग में अनिश्चितता पर डेल्टा पी वाई से निकालें। इस चित्र को देखें, संवेग में अनिश्चितता ऊपर की तरफ प्लस टी साइन थीटा, संवेग पी है तो पी के दो घटक बना सकते हैं अपन, एक्स डायरेक्शन में पी cos थीटा, वाई डायरेक्शन में पी साइन थीटा। तो
ऊपर की तरफ प्लस पी साइन थीटा और नीचे की तरफ सब क्या हो जाएगा माइनस पी साइन थीटा और इन दोनों का डिफरेंस। अनिश्चितता का जो डिफरेंस है ऊपर कितना जा सकता है थीटा कोण पर ऊपर, थीटा कोण पे जा सकता है नीचे। तो ऊपर की तरफ सब हो गया पी साइन थीटा और नीचे की तरफ माइनस पी साइन थीटा। तो डेल्टा पी वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 2p sin थीटा। तो संवेग में अनिश्चितता हो गई 2p sin थीटा। अब इनका गुणा देते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से डेल्टा y इंटू डेल्टा पी वाई इक्वल टू लैम्डा वन साइन थीटा इंटू 2p sin थीटा। साइन थीटा कट गया, कितना आया डेल्टा y इंटू डेल्टा पी वाई कितना आया 2p लैम्डा। अब चूंकि डे ब्रोगली सिद्धांत जो होता है हम समझते हैं पहले डे ब्रोगली सिद्धांत से लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h अपॉन p। लैम्डा की जगह ये मान लिखते हैं तो डेल्टा y इंटू डेल्टा पी वाई इक्वल टू 2p और लैम्डा के लिए क्या लिख दिया h अपॉन p। इससे p कैंसिल हो गया 2h। 2h की जो वैल्यू है तो h बार बटे 2 से ज्यादा है कि नहीं है, ग्रेटर देन है कि नहीं h बार बटे 2 से। 2h से डबल है तो आधा है h बार बटे 2 का भी। h बार को h अपॉन 2 पाई होता है, h अपॉन 4 पाई से ज्यादा ही 2h। इससे अपन ये प्रूफ हो गया कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत यूज होगा। तो यहाँ अपन इसी के हिसाब से अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हाइजेनबर्ग की इंपॉर्टेंस मैंने समझा दी कि क्यों आवश्यकता है एक एग्जांपल देकर। अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग से मतलब क्या है एप्लीकेशन। क्या इसका यूज करके अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्या उपयोगिता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो नंबर 1 प्रूव कर सकते हैं अपन नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होना। नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होना, ये अपन जानते हैं अच्छे से कि नाभिक में नहीं होता इलेक्ट्रॉन। नाभिक में तो कौन होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हैं वृत्ताकार कक्षा में। तो इसको प्रूव कैसे करें कि नाभिक इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में नहीं है बल्कि नाभिक के बाहर उपस्थित होता है। तो इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके आधार पर हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर। कैसे करेंगे, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन नाभिक में होता, सपोज करो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता नाभिक के अंदर, तो उसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी होती है नाभिक की त्रिज्या के बराबर। यानी स्थिति में अनिश्चितता किसके बराबर होती त्रिज्या के बराबर। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित होता तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता इसके बराबर होती नाभिक की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए, बराबर होती। स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स लगभग बराबर
आर क्या है? नाभिक की त्रिज्या। क्योंकि माना त्रिज्या अपन जानते हैं 10⁻⁻15 मीटर रेंज की होती है। नाभिक की त्रिज्या कितनी रेंज होती है? 10⁻⁻15 मीटर। मान लो नाभिक की त्रिज्या, माना नाभिक की त्रिज्या आर लगभग बराबर 5 × 10⁻⁻15 मीटर। कोई सा भी नाभिक हो सकता है, हमने एवरेज मान ले रहे हैं लगभग इसी नाभिक की त्रिज्या है 5 × 10⁻⁻। अलग अलग नाभिक में अलग अलग होती जानते हैं हम, लेकिन इसी नाभिक की मान ली कितनी है? 5 × 10⁻⁻15। निश्चित में निश्चितता कितनी हुई? 5 × 10⁻⁻15 मीटर। अब इस दरम्यान हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत को लगाएं। हाइजेनबर्ग के या पहले अपन स्थिति में अनिश्चितता निकाल लें, संवेग में लिख लेते हैं। डेल्टा एक्स का मान ये है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू x बार अपॉन 2। मिनिमम मान ले लें इसमें हम, डेल्टा पी एक्स मिनिमम इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू हो गया x बार बटे 2। डेल्टा पी एक्स मिनिमम बराबर हो गया x बार अपॉन 2 डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स का मान क्या है अपना? 5 × 10⁻⁻15। x बार का मान क्या है? 1.054 × 10⁻⁻34 लिखाया था मान ये 2। डेल्टा एक्स का मान हो गया 5 × 10⁻⁻15। 2 पंजे 10 हो गए, 10 का इसमें भाग देंगे 0.1054 और 10 की घात कितनी हो गई? 34 ऊपर 15 नीचे। 34 में से 15 गए तो कितनी होती है? 34 ऊपर है, 15 नीचे है, कितनी बच गई? 19 इसकी घात। तो ये संवेग में अनिश्चितता आ गई न्यूनतम वैल्यू है संवेग में अनिश्चितता। अब इससे अपन देखो कि अपेक्षित सिद्धांत अपन जानते हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ा है हमने रिलेटिव थ्योरी अपेक्षिता सिद्धांत से। E बराबर क्या होता है? E स्क्वायर बराबर P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M0 स्क्वायर C4 होता है कि नहीं? कुल ऊर्जा जो होती है गतिमान कण की मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ी है, पहले सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। या E बराबर लिख सकते हैं अंडर P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M0 स्क्वायर C4। अब क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि M0 C4 लेस देन P स्क्वायर C स्क्वायर, इसको नगण्य मान लिया। P लगभग बराबर अंडर P स्क्वायर C स्क्वायर, यानी E मिनिमम का मान हो गया डेल्टा E मिनिमम लिख सकते हैं PC। P भी क्या हो जाएगा इसमें? मिनिमम, यानी कि डेल्टा E मिनिमम इक्वल टू हो गया डेल्टा P मिनिमम इंटू C। डेल्टा P मिनिमम का मान लिया, ये मान हमने यहाँ लिखा 0.8054 × 10⁻⁻19। C की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁻8। इसको हल करेंगे कितना आएगा? देखो डेल्टा E मिनिमम बराबर क्या आएगा? 3 से गुणा कर दो, 312, 3 पंजे 15, 1 16, 3 एकम 3, 10 की घात हो गई कितनी? 19 में 8 दे दो 11, 19 में 8 कर दो 10 की घात 11। या इसको अपन लिख सकते हैं क्या? इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदले तो टाइम आप दे सकते हैं। डेल्टा ए मिनिमम बराबर 0.316 उसकी घात -11 जूल में है। मान टाइम आया
जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ 16 को भाग दिया इसमें 16 दूनी 32 लगभग को 10 की घात की गई ऊपर 8 लिख सकते हैं 20 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना मान गया मतलब 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित होता जैसा कि हमने माना है यहाँ पे, तो उसकी न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती, कम से कम कितनी ऊर्जा होती, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि 20 है नहीं। प्रैक्टिकली अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है। कितनी होती है, 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। जबकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तो कितनी आई, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब साफ है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में कतई उपस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो नाभिक में होता तो वहां उपस्थित होने के लिए उसकी ऊर्जा कम से कम 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। जबकि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो इससे अपन ये प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर उपस्थित हो सकता है, लेकिन नाभिक के अंदर उसकी उपस्थिति नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन का नाभिक में कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है।